एक अहम खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। अभी यूक्रेन के कई शहरों में रूस की तरफ से बड़ा हमला किया गया है। कीव, निप्रो, रोस्टोव, ओडेसा में अटैक किया गया है। शाहेद ड्रोन, फैफ 250 बम से भी हमला किया गया है। हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर। तो अलास्का वार्ता हो या फिर इसके अलावा व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात, कोई फर्क, कोई असर नहीं पड़ा है, बल्कि युद्ध और ज्यादा भड़क गया है। इधर यूक्रेन पर रूस के भीषण हमले जारी हैं। रोस्टोव के कई इलाकों में ड्रोन से अटैक। रूस ने ऑयल रिफाइनरी पर भी हमला किया। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस का रात भर विनाशक हमला। जेरेनियम ड्रोन हमले से नॉनस्टॉप हमला किया गया। रात भर हुए हमले से निप्रो में भारी तबाही। ये देखिए आप। और एक और बड़ी खबर, रोस्टोव में रूस का यूक्रेन पर ड्रोन से अटैक। रोस्टोव में ऑयल रिफाइनरी पर बारूदी प्रहार हुआ है। हमले के बाद रिफाइनरी में लग गई भीषण आग। ये तस्वीरें आपके सामने हैं रोस्टोव की, जहां पर ऑयल रिफाइनरी पर बारूदी प्रहार हुआ। रोस्टोव में यूक्रेन पर ड्रोन अटैक किया गया रूस की तरफ से। दो तस्वीरें आपके सामने। यूक्रेन पर रूस का रात भर हमला हुआ है। हमले के बाद जो रोस्टोव में रिफाइनरी है, वहां पर आग निकलती हुई नजर आ रही। रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचा है रूस के इस हमले में। तो रूसी सेना ने अब सर्दी में जंग की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और इसके तहत यूक्रेन में न सिर्फ जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं, बल्कि यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों को जलाया जा रहा है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि ट्रंप के शांति प्रयासों पर एक बार फिर से पानी फिर गया है। तो सवाल है कि क्या पुतिन ने ट्रंप को धोखा दे दिया? अगर जंग नहीं रुकी तो ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? देखिए आप। चौबीस घंटे के अंदर ही ट्रंप की उम्मीदों पर पानी फिर गया। ट्रंप वॉशिंगटन वार्ता के बाद शांति की उम्मीद कर रहे, लेकिन हुआ ठीक उसका उल्टा। वॉशिंगटन वार्ता का परिणाम ये हुआ है कि जंग की आग भीषण और भयावह हो गई। रूस और यूक्रेन दोनों ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए। ये दोनों तस्वीरें इसी बात का प्रमाण है। यूक्रेन की ऑयल रिफाइनरी जल रही। यूक्रेन के तेल डिपो भस्म हो रहे हैं। यूक्रेन के पावर स्टेशन धधक रहे हैं। यूक्रेन की पावर ग्रिड तबाह हो गई।
रूसी सेना शहर शहर इसी तरह यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों को जला रही है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक युद्ध विराम के बदले रूस ने अब सर्दी में जंग की तैयारी शुरू कर दी। यही वजह है कि यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को तबाह किया जा रहा है ताकि सर्दियों में यूक्रेन ऊर्जा विहीन हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन सरेंडर पर मजबूर हो जाएगा। रूसी सेना ने जो बारूदी ऑपरेशन शुरू किया है उससे ऐसा लग रहा है कि यह जंग खत्म होने के बजाय अभी लंबी चलेगी। सवाल यही है कि आखिर वॉशिंगटन वार्ता के तुरंत बाद रूसी सेना ने यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को तबाह करना क्यों शुरू कर दिया है? सबसे पहले इस सवाल का जवाब ढूंढना जरूरी है। तो आखिर पुतिन और उनकी सेना क्यों भड़की? यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को रूस ने जलाना क्यों शुरू कर दिया? अब आप इसे समझिए। रियाजान, वोल्गोग्राद, सारातोव, समारा और क्रास्नोदर में यूक्रेन अगस्त में अभी तक रूस की 6 ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक कर चुका है। 5 प्रांतों में मौजूद रूस की 6 रिफाइनरीज बर्बाद हो गई। यूक्रेन के इस अटैक की वजह से सिर्फ अगस्त में ही रूस की तेल रिफाइनिंग की जो क्षमता है 11% तक की कमी आ गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमले के कारण रूस में तेल और गैस की कीमतें भी बढ़ गई। ऊर्जा ठिकानों पर हमले हुए तो रूसी सेना भड़क गई। क्रोधित रूसी सेना अब यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर जबरदस्त हमला कर रही है। रूसी सेना यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर पर भीषण हमले कर न सिर्फ ज़ेलेंस्की के ऑपरेशन ऊर्जा का बदला ले रही है, बल्कि सर्दी में कीव समेत पूरे यूक्रेन को जमाने की तैयारी है। सर्दी में अगर यूक्रेन के पास बिजली, तेल और गैस की कमी हुई तो उसके लिए जंग में बने रह पाना संभव नहीं होगा। ये पुतिन और उनकी सेना भी जानती है। यही वजह है कि अब नए प्लान के तहत यूक्रेन की ऊर्जा ठिकानों को समाप्त किया जा रहा है। रूसी सेना ने KH-101 मिसाइलों से हमला कर क्रेमेंचुग ऑयल रिफाइनरी को बर्बाद कर दिया। ओडेसा में भी रूस ने जबरदस्त मिसाइल वर्षा की। टारगेट पर यूक्रेन की 2 ऑयल रिफाइनरी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी हमले के बाद दोनों रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। रूस के हमले से ओडेसा पोर्ट को भी नुकसान पहुंचा है। निप्रोपेट्रोवस्क में रूसी सेना ने यूक्रेन के पावर स्टेशन को जला दिया। सूमी में रूसी सेना ने 30 ड्रोन से सीरियल धमाके किए। हमले में कई इमारतें बर्बाद हो गई। खार्किव में रूसी हमले की वजह से 7 लोगों की जान चली गई, 30 लोग घायल हो गए। रूसी सेना के हमले इसलिए तेज हो गए हैं क्योंकि पुतिन चाहते हैं कि युद्ध विराम के पहले उन्हें यूक्रेन में निर्णायक बढ़त हासिल हो जाए। तो आप देखिए जंग की आग आखिर क्यों अचानक से भड़क गई है, इसे आप समझिए। दोनों पक्ष युद्ध में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जे के लिए भीषण हमले हो रहे हैं।
यूरोप की मदद से यूक्रेनी सेना रूस में लगातार अटैक करी। रूस और यूक्रेन के टारगेट पर एक दूसरे के ऊर्जा ठिकाने हैं, तो रूस के हमले और तेज हो गए। ऐसे में सवाल यह है कि ज़ेलेंस्की और उनकी सेना का फ्यूचर प्लान आखिर है क्या। अब हम आपको इसे जरा समझाते हैं, आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। जिस तरह रूस यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को जला रहा है, उसी तरह यूक्रेन भी रूस के ऊर्जा ठिकानों को टारगेट कर रहा है। यूक्रेन ने यूरोप जाने वाली ड्रूजबा पाइपलाइन को ध्वस्त कर दिया, जिससे कई यूरोपीय देशों की तेल सप्लाई ठप हो गई। यूक्रेन ने न सिर्फ पाइपलाइन को ध्वस्त किया, बल्कि रूस की तेल रिफाइनरी और गैस स्टेशनों पर भी जबरदस्त हमले किए। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन ने रूस की ऑयल ट्रेन को जला दिया। डोनेस्क में यूक्रेनी फोर्स ने रूस के सैन्य बेस को तबाह कर दिया। कुपियांस्क में यूक्रेन ने उस इमारत को ध्वस्त कर दिया जिसमें रूसी सैनिक थे। मेलिटोपोल में यूक्रेन ने रूस की सैन्य टुकड़ी का खात्मा कर दिया। यूक्रेनी सेना ने रूसी शहरों में ड्रोन से धावा बोला। रोस्तोव, बेलगोरोद, ब्रियांस्क, वोल्गोग्राद, कुर्स्क, ओरियोल, क्रास्नोदर और क्रीमिया में सीरियल ड्रोन अटैक किए गए। 8 शहरों में भीषण हमला कर यूक्रेन ने रूस के ऊर्जा ठिकानों को टारगेट किया। रूस और यूक्रेन के रुख को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे दोनों देशों ने सर्दी में विध्वंसक जंग की तैयारी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए बड़ी खबर, बेलगोरोद में हवाई हमला, लोपन नदी के पुल पर बमबारी की गई है। ये देखिए तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। यूक्रेनी एयरफोर्स ने इस अटैक को अंजाम दिया। वॉशिंगटन वार्ता में बनी सहमतियों की काफी लंबी लिस्ट है, अभी सब कुछ कागजों में है। ज़ेलेंस्की पुतिन से बात करने पर सहमत है। ट्रंप सीज फायर के लिए यूक्रेन को आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा गारंटी देने पर भी राजी है। यूरोप यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी सुनिश्चित करने के लिए सहमत है। और इतनी सारी सहमतियों के बीच कई असहमतियां भी है जो कि सतह पर नजर नहीं आ रही, क्योंकि ट्रंप को सिर्फ पीस डील नजर आ रही है, यूक्रेन को अपनी जमीन जाती नजर आ रही है, यूरोप को रूस के साथ टकराव का डर नजर आ रहा है। ट्रंप की पीस डील तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी भड़का सकती है। कैसे, आप इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रंप रियल स्टेट के कारोबारी हैं और कारोबारी सिर्फ डील करते हैं। ये खुद ट्रंप कह चुके हैं। डील का मतलब अपने हित, डील का मतलब मुनाफे का सौदा। महासम्मेलन में ट्रंप की डील हो चुकी है और इस डील से यूरोप पर एटमी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं।
वॉशिंगटन में ट्रंप ने यूक्रेन के साथ $200 बिलियन यानी करीब 17.5 लाख करोड़ रुपए का हथियार सौदा किया। बदले में यूक्रेन को आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा गारंटी का वादा किया, लेकिन साथ ही कह दिया कि सुरक्षा गारंटी के लिए जिम्मेदार अमेरिका नहीं, यूरोप है। सुरक्षा गारंटी का मसौदा अभी कागजों में आकार ले रहा है। यूरोप और अमेरिका में इस पर डिप्लोमेटिक और सामरिक मंथन हो रहा है। आज 32 नाटो देशों के रक्षा मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। सुरक्षा गारंटी तय करने के लिए यूएस, यूरोप, यूक्रेन का कमीशन बना दिया गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस कमीशन के अध्यक्ष हैं। इसी हफ्ते जर्मनी, यूके, फ्रांस, फिनलैंड और इटली के सीडीएस वॉशिंगटन पहुंच रहे हैं। अमेरिका के सीडीएस के साथ सुरक्षा गारंटी के नियमों, शर्तों पर चर्चा होगी। कागजी कार्रवाई तेज कर दी गई है, लेकिन सवाल यह है कि सुरक्षा गारंटी है क्या? युद्ध विराम लागू हुआ तो यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी दी जाएगी। परिकल्पना यह है कि इसकी जिम्मेदारी अमेरिका और यूरोप उठाएंगे। ये व्यवस्था इसलिए की जाएगी ताकि भविष्य में रूस यूक्रेन पर हमला ना करे। जहां तक जिम्मेदारी का सवाल है तो ट्रंप बड़ी चतुराई से उससे मुकर गए। सुनिए उनकी प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट क्या कह रही हैं। यानी पहले ट्रंप ने यूक्रेन को कहा यूक्रेन नाटो में नहीं शामिल होगा, और अब कहा है कि यूक्रेन में नाटो सेना भी नहीं जाएगी। तो अब बचा कौन? यूरोप के देश जो नाटो और यूरोपियन यूनियन दोनों के सदस्य हैं। अब सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके ऊपर है, और इसका मॉडल क्या है ये समझिए। रूस के बेलगोरोद में अटैक हुआ। यूक्रेनी ड्रोन के धमाके से दहशत। यूक्रेन से 24 ड्रोन से प्रहार हुआ। तो यूरोप में समीकरण बहुत तेजी के साथ बदल रहे हैं। युद्ध विराम को लेकर 2 बैठकें होने के बाद भी कोई रास्ता नहीं निकल पाया। अभी पुतिन ने ट्रंप और ज़ेलेंस्की दोनों को मॉस्को आने का न्योता भेजा है, जिस पर ट्रंप कुछ नहीं बोल रहे, जबकि ज़ेलेंस्की ने इंकार कर दिया। यानी कि युद्ध विराम की कोशिश पर फिलहाल तो ब्रेक ही लगता हुआ नजर आ रहा है। इन सब के बीच रूस ने यूक्रेन पर हमले बढ़ा दिए हैं, जो सीधा संकेत है यूरोप में विनाश का नया दौर आरंभ हो चुका है। पहला प्रहार, दूसरा प्रहार, तीसरा प्रहार। हर दिशा से यूक्रेन में बारूद बरस रहा है। इतने विध्वंस के बाद भी उम्मीद की जा रही है कि युद्ध विराम होगा, शांति के लिए रास्ता निकलेगा। दो हाई प्रोफाइल वार्ता युद्ध विराम को लेकर हो चुकी, अलास्का और वॉशिंगटन। लेकिन मुलाकात में चर्चा हो, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया। कहीं ऐसा ना हो हालात पहले से ज्यादा बिगड़ जाएं। क्योंकि अगली मीटिंग कहां होगी इस बारे में कोई जानकारी नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि कहा जा रहा है कि 2 से 3 हफ्ते में मीटिंग हो सकती है, जबकि अभी के जो हालात हैं वो समझिए। पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को आने का न्योता भेजा, लेकिन ट्रंप ने कोई जवाब नहीं दिया। पुतिन ने ट्रंप के जरिए ज़ेलेंस्की को भी मॉस्को आने के लिए कहा, लेकिन ज़ेलेंस्की मॉस्को जाने के लिए तैयार नहीं। जबकि पुतिन यूरोपीय देशों को वार्ता में शामिल करने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए अभी कहीं और मीटिंग की संभावना दिख नहीं रही। आईसीसी और यूरोपीय देशों ने पुतिन पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं।
इसीलिए पुतिन 40 से ज्यादा देशों में जा नहीं सकते। जबकि मीटिंग अमेरिका के बाद यूरोप में कहीं हो सकती है। दरअसल ये पुतिन का एक बड़ा प्लान है। वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि पुतिन युद्ध विराम के लिए पूरी तरह तैयार है, जबकि ज़ेलेंस्की सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। इसलिए ज़ेलेंस्की मॉस्को द्विपक्षीय वार्ता के लिए नहीं जाना चाहते। ज़ेलेंस्की पहले भी पुतिन के युद्ध विराम फॉर्मूले को खारिज कर चुके हैं। हो सकता है वॉशिंगटन में वो ट्रंप के दबाव में आकर कुछ कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन अब ज़ेलेंस्की का रुख बदल रहा है। हालात देखते हुए रूस ने हमले बढ़ा दिए हैं, खासतौर से उन इलाकों पर जिन्हें पुतिन सबसे पहले कब्जा करना चाहते हैं। इसका जिक्र सीज फायर के ब्लूप्रिंट में भी किया गया है। जिन इलाकों का रूस में विलय कराने की शर्त पुतिन ने रखी, उन इलाकों में हमले बढ़ा दिए गए। यानी रूस जल्द से जल्द संपूर्ण कब्जा करना चाहता है। अभी डोनेट्स्क के 88% हिस्से पर कब्जा है। इस जगह 85% रशियन बोलने वाले लोग रहते हैं। लुहांस्क के 75% इलाके पर रूस का कब्जा हो गया है, जहां 80% रशियन बोलने वाले लोग रहते हैं। और इसी तरह से ज़ापोरिज़िया की 74% जमीन पर नियंत्रण है। यहां पर 56% रशियन बोलने वाले लोग हैं। इससे आगे खैरसॉ के 71% हिस्से पर रूस का कंट्रोल है, जहां पर 48% रशियन बोलने वाले लोग रहते हैं। सूमी के 68% इलाके पर रूस का नियंत्रण है, वहां पर भी 38% रशियन बोलने वाले लोगों की जनसंख्या है। और इसी तरह से खार्किव के 50% हिस्से पर कंट्रोल कर रखा है रूस ने, जहां पर 65% रशियन बोलने वाले लोग रहते हैं। इन इलाकों में रूसी मूल से जुड़े लोग ज्यादा इसलिए हैं रूस सबसे पहले इन इलाकों पर कब्जा करना चाहता है। देखिए आप। ज़ेलेंस्की ने सिर्फ ट्रंप से मुलाकात की, पुतिन की एक भी शर्त नहीं मानी। जबकि यूरोपीय देश सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं। इस बीच जमीन की अदला बदली पर कोई बात नहीं की गई, जबकि वार्ता में सबसे बड़ा मुद्दा यही था। पुतिन कई शर्तें बढ़ाने वाले हैं, जबकि ज़ेलेंस्की पुरानी शर्तों को खारिज कर चुके हैं। इस बीच यूरोपीय देश पूरी तरह से यूक्रेन के समर्थन में। यूक्रेन को लगातार बारूद सप्लाई किया जा रहा है। अब यूक्रेन रूस में जंग लंबी खींचने के आसार बढ़ गए हैं। जबकि ट्रंप चाहते हैं कि वार्ता का अगला चरण जल्द से जल्द हो। अगर एक बार हालात बदल गए तो पुतिन को दोबारा बातचीत के लिए तैयार करना बेहद मुश्किल होगा। और जितनी देरी होगी, रूस उतने ज्यादा हमले करके यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाता रहेगा। अब सवाल ये उठा है कि क्या पुतिन पर लगाए प्रतिबंध हटाए जाएंगे ट्रंप की तरफ से, जिससे पुतिन वार्ता के लिए किसी भी यूरोपीय देश जा सके। इस बीच समझिए कि पुतिन पर कौन से प्रतिबंध लगे हुए हैं। पहला है आर्थिक प्रतिबंध, जी हां, जिसमें वित्तीय लेन देन पर रोक है। 40 से ज्यादा देशों में बैंक खाते संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया। पुतिन की यात्रा को 40 देशों ने भी बैन करके रखा हुआ है, और इसमें अधिकतर देश हैं ईयू और नेटो के सदस्य देश। आईसीसी ने पुतिन को रूस यूक्रेन युद्ध का दोषी माना है, और इसके लिए वारंट भी उनके खिलाफ जारी किया गया था। और साथ ही सैन्य और रक्षा प्रतिबंध भी लगाए गए, यानी कि सैन्य तकनीक ट्रांसफर पर भी बैन लगाया गया है। साथ ही किसी भी तरह का हथियार सौदा नहीं हो सकता। राजनीतिक और कूटनीतिक प्रतिबंध लगाकर कई संगठनों से नाम भी हटाया गया था। और साथ ही साथ पुतिन के करीबियों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। इन्हीं प्रतिबंधों को हटाने के लिए ट्रंप ने कहा था, लेकिन युद्ध विराम होने की शर्त लगाई थी। पुतिन अलास्का वार्ता में कह चुके हैं कि वो युद्ध रोकने का स्थायी समाधान चाहते हैं। इसके लिए वो पहले ज़ेलेंस्की से अकेले में जमीन की अदला बदली समेत दूसरे मुद्दों पर बात करना चाहते हैं।
उसके बाद ट्रंप की एंट्री से युद्ध विराम पर फाइनल मोहर लगाई जाएगी। इस बीच ट्रंप ने भी बयान दिया है, रूस एक शक्तिशाली देश है, यूरोप उसे पसंद करे या ना करे, रूस की सैन्य शक्ति काफी मजबूत है। आप रूस को चैलेंज नहीं कर सके, जबकि वो आपसे 10 गुना ताकतवर है। ट्रंप का सीधा इशारा यूक्रेन की तरफ। अगर युद्ध लंबा खिंचा तो यूक्रेन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी वजह से ट्रंप इस कोशिश में है जल्द से जल्द युद्ध विराम कराकर यूरोप को शांत कराया जा सके, जबकि ज़ेलेंस्की का मॉस्को जाने से इनकार युद्ध विराम की कोशिश के लिए झटका है। अब कई जगहों के नाम तीसरे दौर की वार्ता के लिए सामने आ रहे हैं। बुडापेस्ट, जिनेवा, इस्तांबुल, दुबई और रोम। अगर इन जगहों पर वार्ता नहीं हो पाई तो यूरोप में समीकरण बदल सकते हैं, जिसमें रूस फिर से यूक्रेन को तबाह करने के लिए हमले करेगा और फिर सिर्फ 6 इलाके नहीं बल्कि पूरे यूक्रेन को कब्रिस्तान बना देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर युद्ध रोकने की वार्ता के बीच ही ज़ेलेंस्की की नई लॉन्ग रेंज मिसाइल की चर्चा भी है। रूस के लिए यह बड़ी चुनौती बन सकती है क्योंकि रूस को डोनेस्क में जल्द से जल्द जीत हासिल करनी है। डोनेस्क इस वक्त युद्ध का सबसे बड़ा सेंटर है। ज़ेलेंस्की किसी कीमत पर डोनेस्क को गंवाना नहीं चाहते। दूसरी तरफ रूस के कमांडर्स को पूरे इलाके पर कब्जा करने का ऑर्डर है। नतीजा यह हो रहा है कि यहां पर भीषण जंग के बीच हर दिन रक्तपात जारी है। महीनों नहीं बरसों से यूक्रेन के पूर्वी छोर पर बसे लोगों ने सुकून नहीं देखा है। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से ही डोनेस्क हमेशा 2 हिस्सों में बटा रहा। कभी यूक्रेन के काबू में अधिक इलाके तो कभी रूस के कब्जे में अधिक इलाके। लेकिन आज तक डोनेस्क पर किसी का संपूर्ण नियंत्रण नहीं हो सका। रूस जिसे डोनबास रीजन कहता है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा लुहांस्क यूक्रेन पहले ही गंवा चुका है। बचा है तो डोनेस्क, जिसे बचाने के लिए यूक्रेन ने जी जान लगा रखा है। सिर्फ डोनेस्क की बात करें तो यह डोनेस्क प्रांत की राजधानी है और प्रांत की सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है। लेकिन जंग यहीं तक सीमित नहीं। पुतिन डोनबास रीजन पर कब्जा चाहते हैं, जिसमें लुहांस्क के साथ संपूर्ण डोनेस्क प्रांत है और यह मिशन युद्ध की शुरुआत से ही चल रहा है। रूसी सेना ने युद्ध की शुरुआत इसी इलाके के वोल्हेदार और सोलेदार इलाके से की थी। तब इसे फ्रंट लाइन पर युद्ध का हिस्सा माना गया था, लेकिन वक्त के साथ रूस ने मिशन का विस्तार किया और फिर बाखमुत की लड़ाई शुरू हुई। रूसी सेना ने बाखमुत पर कब्जा जमा लिया। बाखमुत का पूरा इलाका खंडर बन चुका है। यूक्रेनी फौज बाखमुत को पूरी तरह खाली कर चुकी है। लेकिन इसके बाद से यूक्रेन ने रूसी सेना की नाक में दम कर रखा है। बाइडेन काल में यूक्रेन ने डोनेस्क मिशन को लॉन्च किया था। अमेरिकी हाई मार्च से डोनेस्क में हमले हुए। यूक्रेनी ड्रोन से रूसी सेना को काफी नुकसान हुआ। डोनेस्क में लगातार युद्ध और मुकाबला जारी रहा। मीडिया रिपोर्ट्स में आप ऐसे कई नाम सुन रहे हैं जहां इस वक्त भीषण जंग चल रही है।
ये तमाम इलाके इसी डोनेस्क मिशन का हिस्सा हैं। पहला नाम पोक्रोवस्क है, जहां रूसी सेना लगातार कब्जे की कोशिश में है। क्रामातोर्स्क में भी रूसी सेना और यूक्रेनी आर्मी के बीच लगातार जंग जारी है। होललिव भी डोनेस्क प्रांत का ही एक इलाका है जहां जंग चल रही है। डोनेस्क में जीत से पुतिन का डोनबास रीजन का ख्वाब पूरा होगा, तो वहीं यूक्रेन यहां की 1 इंच जमीन भी गंवाना नहीं चाहता। हर जंग की एक बड़ी वजह होती, और अब आपको बताते हैं रूस डोनबास को हासिल करने के लिए बेताब क्यों। पहली वजह है डोनबास यूक्रेन का औद्योगिक केंद्र है। यहां स्टील और कई बड़े कारखाने हैं। डोनबास में ही खनिज का भंडार, इस इलाके में कोयले का भंडार। पूरे सोवियत संघ से और खास तौर से सबसे ज्यादा रूस से लोग रोजगार की तलाश में यहां पहुंचे थे। यानी ये इलाका तो यूक्रेन के हिस्से में आया, लेकिन यहां के लोग मूल रूप से रूस के हैं और रूसी भाषा ही बोलते हैं। डोनबास में रूस समर्थकों और यूक्रेनी सेना के बीच संघर्ष होते रहे। डोनबास में पीपुल्स रिपब्लिक संगठन रूस के समर्थन में। डोनबास पर कब्जे से यूक्रेन की आर्थिक शक्ति बेहद कमजोर होगी। यूक्रेन को बेहद कमजोर करना रूस का मकसद है, इसीलिए यूक्रेन से डोनबास रीजन छीनने की कोशिश है, ताकि यूक्रेन के पास इतनी आर्थिक शक्ति ना रहे कि वो हथियार खरीद सके, रक्षा बजट बढ़ा सके। लेकिन इससे भी बड़ी बात है यूक्रेन की अहमियत। यूक्रेन गेहूं निर्यात करता रहा है, यूक्रेन स्टील का निर्यात करता है। लेकिन अब डोनबास रीजन के मामले ट्रंप की भी एंट्री हो चुकी है। यूक्रेन और अमेरिका के बीच खनिज को लेकर समझौता हुआ है। डोनबास रूस का हुआ तो अमेरिका को रूस से भी डील करनी होगी। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ट्रंप को बता चुके हैं कि डोनबास को छोड़ना यूक्रेन के अस्तित्व से समझौता करना होगा। यूक्रेन ही नहीं बल्कि पश्चिमी देशों ने भी पुतिन की इस शर्त को सिरे से खारिज कर दिया। पुतिन को लग रहा है कि डोनेस्क को सेना की ताकत से कब्जा करना ही इकलौता रास्ता है, इसीलिए पुतिन डोनेस्क में पूरी ताकत झोंक चुके हैं। यूक्रेन रोस्तोव में हमले कर रहा है। रोस्तोव से डोनेस्क की सप्लाई लाइन, रोस्तोव से ही रूस हथियार भेजता है। ट्रंप समझ चुके हैं कि अब युद्ध विराम में सबसे अहम डोनेस्क का मुद्दा है। डोनेस्क का समाधान निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन माना यही जा रहा है कि पुतिन ने जिद नहीं छोड़ी तो यूरोप कभी भी यूक्रेन को समझौता नहीं करने देगा। और ये डोनेस्क ही एक महासंग्राम की वजह बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।